आज हम कार्ल स्क्वायर टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसका उपयोग ये देखने के लिए किया जाता है कि जब कभी भी किसी वर्ग पर इसका परीक्षण किया जाता है तो उसमें से जो हम सैंपल चुनते हैं, उस सैंपल चुनने के अंदर जो रिज़ल्ट आता है वो वास्तविकता के अंदर जो होता है और जो होना चाहिए वो अंतर केवल बाई चांस है या हमारे सैंपल चुनने में हमारा कहीं पक्षपातपूर्ण बायसनेस रही है। 1900 में सबसे पहले कार्ल पियर्सन द्वारा इसका एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया था, लेकिन 1863 में आबे और 1875 में हेल्मट द्वारा इसका उपयोग किया गया था। इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए से पूर्व ये ज़रूरी है कि हम पहले ये मान के चलें कि जो दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशनशिप टेस्ट करने जा रहे हैं उसको हम ये माने कि इन दोनों में कोई एसोसिएशन नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या वास्तविक और प्रत्याशित जो एक्चुअल और जो एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो ये नहीं मान सकते कि जो सड़क पे चल रहा है उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा। सड़क पर ही एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये पहले से मानकर हम नहीं चलते हैं कि सड़क पर चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हम सड़क पर नहीं चल पाएंगे। हम ये मान के चलते हैं कि अगर सड़क के नियमों का पालन करते हुए हम चलेंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हकीकत में ये होता है कि एक्सीडेंट नियमों का पालन करते हुए भी कई बार हो जाते हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है, कोरोना के लिए कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। लेकिन सामान्यतः सभी वर्गों के द्वारा, सभी व्यक्तियों के द्वारा इसकी पालना की जाती है, लेकिन फिर भी कोरोना होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हम उसके संपर्क में आ जाते हैं, बावजूद इसके मास्क लगाने के, 2 गज की दूरी का पालन करते हुए। तो ये तो है वास्तविकता, और जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है कि कई बार सामान्य सर्दी जुकाम होते हुए भी, या बाज़ार में सब्ज़ी, फल, किराना इत्यादि दुकानों पर जाते हुए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मास्क लगाए रहने के बावजूद भी हम कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हम ये मानते हुए चलते हैं कि बाज़ार जाने में और कोरोना जाने में कोई संबंध नहीं है, सड़क पर बाईं तरफ चलने में और एक्सीडेंट होने में कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार घर बनाने में और भूकंप के अंदर घर गिर जाने में कोई संबंध नहीं है। इसी धारणा के ऊपर व्यक्ति चलता है और अपना कार्य करता रहता है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि both the variables don't have any relationship between them and both are independent to each other, or in other words there is no difference between actual frequency and expected frequency. इस काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर जो दो वेरिएबल हैं, जैसे तो उस वेरिएबल में एक को तो हम मानेंगे प्रेजेंट, और उसी का ही दूसरा पक्ष होगा एब्सेंट। जो प्रेजेंट है उसको ए मानते हैं, तो जो एब्सेंट है उसको हम अल्फ़ा से मानते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा वेरिएबल है उसको हम बी मानते हैं,
और उसकी जो एब्सेंस है उसको हम बीटा मानते हैं। जैसे दवा लेना और रोग का ठीक होना, दवा लिया जाना इसको हम ए मानेंगे, दवा नहीं लिया जाना उसको हम अल्फ़ा मानेंगे। रोग ठीक होना बी मानेंगे, रोग ठीक नहीं होना हम बीटा मानेंगे। सामान्यतः देखते हैं कि जो लोग दवा लेते हैं वो ठीक हो जाते हैं। दवा लेना और ठीक हो जाना उसको हम ए भी कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दवा भी नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी ठीक हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फ़ा बी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दवा लेते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं ए बीटा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दवा भी नहीं लेते हैं और ठीक भी नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा। ये तो है एक्चुअल। इसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जब हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे कि कुल कितने लोगों ने दवा ली, वो तो हो जाएगा ए। कुल कितने लोगों ने दवा ली वो हो जाएगा जोड़ ए। कुल कितने लोगों ने दवा नहीं ली वो हो जाएगा अल्फ़ा। कुल कितने लोग ठीक हुए वो हो जाएगा बी। कुल लोग कितने नहीं ठीक हुए वो हो जाएगा बीटा। और इन दोनों का जोड़ वो कहलाएगा एन। इसलिए जब हमें ए बी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस ए का इस बी से गुणा करेंगे और एन से डिवाइड करेंगे और यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार जब इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम इसका जोड़ अल्फ़ा और ये जोड़ बी इसको गुणा करेंगे और एन से भाग देंगे। कहने का अर्थ ये है कि जिस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है उस स्क्वायर के कॉलम का जोड़ और उस रो का जोड़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और टोटल से भाग देना है। जैसे इस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इस स्क्वायर के कॉलम का जोड़ और इस स्क्वायर की रो का जोड़, इन दोनों को गुणा करना है और टोटल से भाग देना है और यहाँ लिखना है। इसलिए मैंने जो मेरा वीडियो डाला था उसके अंदर कुछ स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले जब कभी भी हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके अंदर हमको नल हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं शून्य परिकल्पना, जिसमें हम ये मानते हैं कि जो दो वेरिएबल्स हमारे को दिए गए हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। उनकी फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है और फिर इस काई स्क्वायर के फॉर्मूले से उसकी कैलकुलेशन करनी है और डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि जैसे ये दो कॉलम हैं, इसमें से अगर एक वैल्यू ज्ञात है तो हम दूसरी वैल्यू का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे ये टोटल 100 दे रखा है, ये अगर 25 है तो हमको 100 में से 25 घटाएंगे तो हमें 75 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये 25 है और ये 60 है, तो 60 में से हम 25 घटाएंगे तो ये 35 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास दो में से अगर कोई एक भी संख्या ज्ञात है तो हम दूसरी का अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, एक। कि दो कॉलम में से अगर एक भी ज्ञात है तो इसलिए दो में से एक घटा दो तो एक आ जाएगा। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि आपको दोनों में से कितनी संख्याएं ज्ञात हैं। अगर एक ज्ञात है तो दूसरे का अनुमान लग सकता है। 3 कॉलम है, 3 में से 2 ज्ञात होंगे तो तीसरे का पता लग जाएगा। इसलिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ़ कॉलम -1 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम -1। तो C-1 एंड R-1। अब इस हाइपोथेसिस को जो हमने कल्पना की है उसको हम टेस्ट करते हैं। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम सामान्य तौर पर हम 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पर हम टेस्ट करते हैं। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि उस जो कैलकुलेशन है, जो हमारे को ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उसमें एरर की क्या संभावना हो सकती है। तो हम मान के चलते हैं कि 5% एरर की संभावना हो सकती है, 0.05%। तो वो हमारे पास टेबल दी हुई होती है किताबों में, लेकिन क्वेश्चन में आपको परीक्षा के अंदर क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी गई होगी।
इसलिए अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके हाइपोथेसिस करेक्ट है, और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ का जो डिफरेंस है वो बाई चांस एरर के कारण आया है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि आपके जो अंतर आ रहा है एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज़ और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ का, वो महत्वपूर्ण है, और वो अंतर आपकी कहीं ना कहीं आपने जो सैंपल चुना है वो आपकी बायसनेस से आ रहा है। जैसे आपको पढ़े लिखे कोचिंग का प्रभाव देखना है आपको सफलता के ऊपर, जबकि सामान्यतः मानते हैं कि भाई कोचिंग करते किस लिए, ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं और आपको सफलता मिल जाए। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि कोचिंग लेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कोचिंग लेते हैं लेकिन कुछ लोगों को ही सफलता मिलती है। इसलिए आपकी कोचिंग का रिज़ल्ट अगर देखना है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि कोचिंग लेने में और आपकी सफलता मिलने में दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी कोचिंग लेने का पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है, तो हम नल हाइपोथेसिस मान के चलते हैं कि कोचिंग का और सफलता का दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन पर कोचिंग का असर इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो स्वयं प्रतिभावान है। जो दिमागी रूप से कमज़ोर हैं, जो मेहनत नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, उन पर कोचिंग का असर सकारात्मक नहीं होता है। वो कोचिंग का असर केवल एक सामान्य विद्यार्थी पर होता है जिस पर समय का अभाव है या उसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है। उसको अगर कोचिंग मिल जाए तो उसकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो कैलकुलेटिव वैल्यू और टेबल वैल्यू का जो अंतर आता है वो हमारी पक्षपातपूर्ण निर्णय के कारण आता है। इसलिए हम ये मान कर चलते हैं कि इस chi-square टेस्ट के लिए हम इसके द्वारा हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि दवा का रोग के उपचार में, कोचिंग का सफलता के ऊपर के इत्यादि जैसी चीज़ों के ऊपर हम टेस्ट कर सकते हैं, उनके बारे में रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जैसे एक प्रश्न दिया था मैंने कि सामान्य तौर पर जैसा पिता के जीन्स होते हैं वो पुत्र में जाते हैं। अगर पिता के बाल काले हैं तो पुत्र के बाल भी काले होंगे। पिता की आंखों का रंग काला है तो पुत्र के रंग का भी आंखों काला होगा। पिता की आंखें सफ़ेद हैं तो पुत्र की आंख भी सफ़ेद होंगी। पिता की लंबाई अगर ज़्यादा है तो पुत्र की लंबाई भी ज़्यादा होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें अंतर देखने के लिए आता है। जैसे एक सवाल है कि पिता एवं उनके पुत्रों की रंग में संबंधित दिए गए आंकड़ों को ये जांच कीजिए क्या पुत्र की आंखों का रंग और पिता की आंखों का रंग के बीच में कोई संबंध है। तो जो सर्वे किया गया उसमें देखा गया कि 230 रिज़ल्ट ऐसे थे जिसमें पिता की आंखों का रंग भी नीला नहीं था और पुत्र की आंखों का रंग भी नीला नहीं था। 148 केसेस ऐसे थे जहाँ पुत्र की आंखों का रंग नीला था लेकिन पिता की आंखों का रंग नीला नहीं था। 151 केसेस ऐसे थे जहाँ पुत्र की आंखों का रंग नीला था और पिता की आंखों का रंग नीला था। 471 केसेस ऐसे थे जब पुत्र की आंखों का रंग नीला था और पिता की आंखों का रंग भी नीला था। 151 केसेस में जब पुत्रों की आंखों का रंग नीला नहीं था लेकिन पिता की आंखों का रंग नीला था। तो आपको ये देखना है कि क्या पिता की आंखों का रंग और पुत्र की आंखों का रंग में कोई आपस में संबंध है क्या। तो आप ये एजम्पशन मान के चलेंगे कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए आपकी नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन दी कलर ऑफ द आई ऑफ द सन एंड आई कलर ऑफ द फादर। और आपने इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली। जैसे इस
स्क्वायर की निकालनी है तो टोटल ऐसे कितने लोग थे जिनकी आंखों का रंग नीला नहीं था, वो थे 381। तो आपने इस कॉलम का जोड़ और इस रो का जोड़, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया और 1000 से भाग दिया तो ये 144 आया। ऐसे ही इस स्क्वायर का आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इस कॉलम का जोड़ और इस रो का जोड़, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 1000 से भाग दिया तो 234 आया। इस स्क्वायर का अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इस कॉलम का जोड़, इस रो का जोड़, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1000 का भाग दिया, 237 आया। ऐसे ही इस स्क्वायर का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपने ये जोड़ और इस रो का जोड़, इन दोनों मल्टीप्लाई किया और भाग लगाया। एक बात का ध्यान रखना है कि ये जोड़ और ये जोड़ ये हमेशा बराबर एक जैसे आने चाहिए। अब जब आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल ली तो आपने एक टेबुलर फॉर्म में क्या है, इनको लिख लिया 230, 148, 151, 471, 230, 148, 151, 104, 171। इनके सामने, इसके सामने ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसके सामने ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसके सामने ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और इसके सामने ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इनको इसी क्रम में रखना है और आपस में घटाना है। घटाने पर ये जोड़ ज़ीरो आना चाहिए। अगर ये ज़ीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई है। फिर इसको स्क्वायर कर लें और f0 माइनस FE की वैल्यू को, स्क्वायर की वैल्यू को इस FE से भाग दे दें और इसका जोड़ लगा लें तो ये आया 133.39। आपको क्वेश्चन के अंदर ही वैल्यू दी गई होगी काई स्क्वायर की कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कि 2 कॉलम है तो C-1 नंबर ऑफ़ कॉलम, 2 में से 1 गया, 1 रो 2 है, 1 और 2 रो हैं तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% लेवल पर वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर ही दी गई होगी, ये है 3.841 और आपकी कैलकुलेटर वैल्यू आ रही है 133.39। इसका मतलब कैलकुलेटर वैल्यू टेबल वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन दी आई कलर ऑफ द सन एंड आई कलर ऑफ द फादर, ये रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट होने का मतलब कि पिता की आंखों के रंग में और पुत्र की आंखों के रंग में एसोसिएशन होता है और जो कि हम हकीकत में देखते भी हैं। इसलिए आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई और इनके बीच में संबंध आ जाएगा। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन और दिया था मैंने कि 400 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 300 लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। तो जब 400 में 300 लड़के हैं तो इसका मतलब 100 लड़कियां होंगी। उसका एक टेस्ट लिया गया जिसमें 260 बॉयज़ पास हुए और 20 लड़कियां फेल हुई। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखना है कि ये जो 400 है ये टोटल दे रखा है, इसमें से बॉयज़ कितने हैं। अगर आपने एक तरफ ये बॉयज़ माना है तो ये ए होगा तो दूसरी गर्ल्स होंगी। फिर टेस्ट, एक पास और एक फेल, ये पास और फेल, तो टोटल बॉयज़ कितने हैं 300, ये सवाल में दिया गया है। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 400 माइनस 300 इक्वल टू 100। फिर कहता है कि ये 260 लड़के पास हुए, ये पास का कॉलम है तो 260 पास हुए, इसमें से 20 लड़कियां फेल हो गई, ये लड़कियां हैं और ये फेल हैं, ये 20 दे रखा है। तो आपने क्या किया, 400 में से 340 गए, 260 बॉयज़ पास हो गए, ये 260 बॉयज़ पास हो गए, ये 260, तो ये 400 है, ये 300 दिया गया था सवाल में, इसका मतलब 100 हो गया। ये आपके 260 है तो 300 में 260 गए, ये 40, 40, 20, 60, मतलब हर इस कॉलम में एक दे रखा था तो ये दूसरा निकल गया, ये दे रखा था तो ये निकला, तो इन दोनों जोड़ के ये हो गया, इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया और इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया। इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली, जैसे पहले बताया मैंने कि इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने क्या करेंगे आप, इस कॉलम का जोड़ और इस रो का जोड़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 400 भाग देंगे और ये लिख लेंगे, 255 आएगा। ऐसे ही इसकी एक्सपेक्टेड निकालना है
तो इस कॉलम का जोड़, इस रो का जोड़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भाग देंगे तो ये 85 आएगा। इसी प्रकार इस स्क्वायर का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इस कॉलम का जोड़, इस रो का जोड़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भाग देंगे, ये आ जाएगा। इस प्रकार आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और इनको टेबुलर फॉर्म में जमा लेंगे। 260 के सामने 255, 80 के सामने 85, 40 के सामने 45 और 20 के सामने 15 लिखेंगे। आपने लिखा और ये इन दोनों को घटाया, ये जोड़ 0 आया। ये 0 आना चाहिए। अगर ये 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके कहीं वैल्यू रखने में गलती हुई है। इनका स्क्वायर कर लें और इस स्क्वायर में इस FE का भाग दे दें और ये भाग निकाल के आपने लिखा 2.614। टेबल में आपको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5% वैल्यू दी गई है 3.841। तो टेबल वैल्यू इससे कम आ रही है तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई। इसका मतलब कि लड़कियों का क्या पास होने में और लड़का लड़की होने में, यानी कि सेक्स रिलेशन में, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार कोरिलेशन के द्वारा, chi-square टेस्ट के द्वारा हम एक सैंपल के आधार पर हम एक जनरल नियम बनाते हैं जिसमें हमारे को बहुत मदद मिलती है।